Hello, all Edugamians. I hope you all are doing very well. आज का हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स है किसी भी MCQs क्वेश्चंस लाइक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को कैसे तिकड़म विद द हेल्प ऑफ तिकड़म हम सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है ये। तो लेट्स सी कि है क्या MCQs। बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़े है, आपने डीपली एनालाइज किया है, लेकिन फिर भी आप जब एग्ज़ाम हॉल पे जाते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी न्यू दिखने लग जाती है। तो ये जो अचानक क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ है उसको किस बेसिस में हम सॉल्व कर सकते हैं, उस पर डील करेंगे। एनी हाउ, जब आप इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चंस का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि उस क्वेश्चंस को आपको 100% करना नहीं आता होगा, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40% तो आता है। तो हम अपने नॉलेज बेस को टेक्निक से और तिकड़म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, वो आज हम सीखेंगे। सो MCQs जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में होती है या जो हमें मिलते हैं, उसमें मेजरली क्या होता है, MCQs क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस हमें इस तरह से दिखाई देता है। जैसा आप फेस को देख पा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हमें सिमिलर लग रहा है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चंस का MCQs B, C एंड D। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं आप A, B एंड C एंड D। जब हम अपनी बहुत अच्छा पढ़ाई करके भी हम एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें समझ में तो आ रही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमें पता भी है तो उस क्वेश्चन को पता होने के बावजूद भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है और ईयर ख़राब करती है। सो लेट्स सी कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको प्रियर नॉलेज भी नहीं है, पहले से भी नॉलेज नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल है इस टेक्निक से। सो लेट्स सी, एंड तक वीडियो को देखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये टेक्निक्स हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, साइकोलॉजी हैक्स दैट मीन्स ये क्वेश्चन कम्प्लीटली बेस्ड में है कि जो एग्जामिनेशन आप देने के लिए जा रहे हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो क्या सोच के क्वेश्चन सेट करता है जिससे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाए और वो कंफ्यूज करने की ही कोशिश करता है एग्ज़ाम पे। सो लेट्स सी, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। इसका है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको नॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने देखा है कि वो एक मिस्टेक ज़रूर करता है कि वो कभी एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है, अदरवाइज़ वो इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम सॉल्व करते चले। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो इससे ये होता है कि आपने सपोज कि इनिशियल का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको टफ लगा और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ये क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपका मोटिवेशन भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब जैसे मोटिवेशन कम होता है उस केसेस में आप किसी क्वेश्चन जो आपको आता है वो क्वेश्चंस को भी आप तुक्का मारने लग जाते हैं। तो तुक्का विदाउट एनी बेस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर यू। सो उसको अप्लाई करने की कोशिश मत करो, बी काम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रिमेंबर, जो इजी लगता है, जो आपको आता है वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं। सपोज आपने 1 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहला आपको नहीं आ रहा है, स्किप दैट। सेकेंड आपको आ रहा है, यूज़ दिस। थर्ड आपको नहीं आता है, स्किप। फोर्थ आता है तो उसको सॉल्व कर लो। इन दिस वे आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में एक तरह से एक सही जो हमारे लिए नीड हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है और आपको चीज़ें इजी लगने लग जाएगा, आप रिलैक्स फील करने लग जाएंगे कि चीज़ें मुझे आ रही है, बन रही है। तो सॉल्व इजी फर्स्ट, जिसके बाद मीडियम सॉल्व करो एंड उसके बाद फिर फाइनली जो टफेस्ट से सॉल्व करो। तो इसके लिए हमने एक स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है कि कब किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारा जो मार्क्स काफ़ी बूस्ट हो सकता है, इससे हमारा मार्क्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट करने के जो कुछ साइकोलॉजी हैक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसको हम अभी देखते हैं। अब जो मैंने बोला कि नेवर सॉल्व इन अ सीक्वेंस, इसका थोड़ा सा मतलब ये जान लो कि क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं
एग्जामिनर जो भी एग्जामिनर होता है जो क्वेश्चन सेट करता है वो क्वेश्चन इस तरह से सेट किया रहता है कि पहले का 10 क्वेश्चन और आखिरी का 10 क्वेश्चन वो हमेशा टफ रखता है। क्यों? क्योंकि पहले का और आखिरी का 10 क्वेश्चन टफ रखने से क्या होता है कि आप इनिशियली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो आपको टफ लगता है तो आगे भी आपको प्रॉब्लम आने वाला है और आप अपना आपा खो देते हैं और क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा पहले का और आखिरी का टफ रखता है। तो इसको हम 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो स्टेजेस है हम देख सकते हैं। पहला फर्स्ट स्टेज, जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो उस केस में हम ईजीएस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं। तो उसको 45 मिनट में डिवाइड कर लो। उसमें 45 मिनट्स में आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट करना है वो आप पूरे अटैम्प्ट कर डालो और उसको एनालिस कर लो। एंड देन आफ्टर सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड स्टेज जब आपका 45 मिनट एंड हो जाता है तब आपको याद रखना कि 1.5 आवर स्टार्ट हो रहा है। तो 1.5 आवर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको मीडियम के क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन जिसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के तिकड़म लगा के सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम इसमें टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। एंड देन आफ्टर थर्ड स्टेज जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, समझ में नहीं आता, उसको हम लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टेजेस तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये तिकड़म कैसे लगाना है ये भी बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे के स्टेप में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम तिकड़म, विद द हेल्प ऑफ तिकड़म, हम अपने क्वेश्चन का करेक्टनेस को अभी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो तिकड़म पे चलते हैं। है क्या तिकड़म? एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड आपने कई टॉपर्स के मुंह से भी सुना होगा, आपने कईयों यूट्यूब्स भी देखा होगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को हम तिकड़म से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को हम विदाउट इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हैं, प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो ये लेक्चर्स में कोई डिफरेंट होने वाली चीज़ तो ऐसा नहीं है जो आपको जादू की तरह मैं बता दूँ सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस का ज़रूरी है। आप वीडियो बहुत अच्छे सुनते हैं, सबका टेक्निक्स भी जानते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आप प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होता है क्योंकि आप कभी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। इस लेक्चर्स के बाद में आप एक काम ज़रूर करना कि तुरंत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना और एवरेज डिसाइड कर लो कि 10 to 20 क्वेश्चंस आप इन सब मेथड्स के बेसिस में ही सॉल्व करने वाले हो। सो फर्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव ऑप्शंस। नेगेटिव ऑप्शन इसका मतलब क्या है? आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस हमेशा एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकता है। क्यों एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकता है? क्योंकि जो एम्प्लॉय सेट कर रहा है वो भी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो वो एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन A, B, C एंड D पे जो एंटी गवर्नमेंट है या ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो किसी भी योजना और बाकी सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन पे अगर वो दिया है तो सिर्फ इसलिए दे दिया कि उसको देना था, कोई ऑप्शन नहीं मिला इसलिए उसने इस ऑप्शन को डाल दिया। बाकी वो सही होने का चांसेस 95% कम ही होता है। एंड देन नेक्स्ट इज रिमूव ऑफसेट ऑप्शन। मतलब रिमूव ऑफसेट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि सपोज A, B, C और D ऑप्शन आपको दिया है। A, B, C, D ऑप्शन पे आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो ऑप्शन मोस्टली ये हो सकता है कि वो गलत हो। आई मीन गलत का मतलब ये हो गया कि वो ऑप्शंस आपके ABCD पे थोड़ा सा ऑड हो। A में जैसे आपका कोई भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, नॉर्मल एग्जांपल। जो नॉर्मल एग्जांपल है A, इसमें हमने दे दिया कि सारे ऑप्शन लिक्विड है और एक ऑप्शन D हम देख रहे हैं कि दैट इज़ अ सॉलिड। ये एक एग्जांपल है, साइंस का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये समझो कि साइंस का जो एग्जांपल जो सॉलिड हमने लिया है, सॉलिड रॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह का ऑड जो बहुत ही गंदी से भद्दी से ऑप्शन हो, सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, रिमूव कर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा, साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चंस में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ये 2 ऑप्शन होता है, उसमें 95% चांसेस है कि वो ऑप्शन सही हो। तो इस ऑप्शन के सही होने के चांसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए अगर आपको दिखता है कहीं पे भी तो आप कोशिश कीजिए उसको डायरेक्टली राइट क्लिक कर दीजिए। तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस 95% बढ़ सकता है। तो ये 95% जो आपको सही होने का चांसेस जो बढ़ रहा है वो आपके एलिमिनेशन मेथड में काम करेगा और आपके मार्क्स को बूस्ट करने का काम करेगा। सो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है इसको याद रखना। अब आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाला है
ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और वो ये मेथड काफ़ी कम लोग ही जो है शेयर करते हैं या जानते हैं, समझाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करना क्या है। देखिए, अब क्या होता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है, A, B, C एंड D। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है A, B, C एंड D, इसमें क्या होगा? ऑप्शन A होगा, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। तो मोस्ट प्रोबेबली विथ एग्जाम्पल आई विल शो यू कि क्यों कैसे कोई क्वेश्चन सेट करता है। मोस्ट प्रोबेबली देखो कि ऑप्शन A और ऑप्शन D पहले एनिमरेट करो, बिकॉज ऑफ ये देखा गया है कि ऑप्शन A और ऑप्शन D मोस्टली रॉन्ग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी रॉन्ग होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू B एंड C मोस्ट ऑप्शन A एंड ऑप्शन D रॉन्ग ही होता है। तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन D अगर रॉन्ग होता है उस केस में सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस है कि B और C का करेक्ट होने का। तो B और C आपने तो किसी भी तरह से कोशिश करके A और D को एलिमिनेट कर दिया। अब आ गया बारी B और C। बी और सी में भी साइकोलॉजिकली देखा गया है कि मोस्टली बी और सी में अगर कन्फ्यूज़न है और आपको बिल्कुल कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल कोई नॉलेज है, उस केस में आप तुक्का लगा सकते हैं ऑप्शन बी को। विथ एग्जाम्पल मैं आपको शो करूंगा, जिस एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसी का मैं एग्जाम्पल लेके आपको शो करूंगा कि क्यों ये चीज़ें सही है और कैसे हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है वहाँ पे, हाँ अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो ये मेथड आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ये उस क्वेश्चन के लिए है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ना 10 क्वेश्चन टफर होता है, मैंने पहले से ही बता दिया कि पहले का 10 क्वेश्चन और आखिरी का 10 क्वेश्चन हमेशा टफ होता है। अब ये मैंने थोड़ा एग्जांपल लिया है, चूँकि आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो CGPSC का ही मैंने सोचा कि आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो देखो, अभी जो 2020 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया हुआ है 2020 में, उसमें जो ऑप्शंस गिवन है, और 2019 में 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें जो ऑप्शन गिवन है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखो आपके टोटल 2019 का सबसे पहले देखते हैं। 2019 में आपके चीज़ें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑप्शन ए करेक्ट था वो 12 है, ऑप्शन बी करेक्ट है वो 30 है, और ऑप्शन सी जो करेक्ट था वो है 32, और ऑप्शन डी देख रहे हैं आप 21। तो मोस्ट प्रोबेबल जो मैंने पहले ट्रिक आपको बताया था कि ए और डी मोस्टली रॉन्ग होते हैं या मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं, मोस्टली इसका चांसेस कम होता है डालने का, क्योंकि कोई भी बंदा आता है तो वो सबसे पहले ए और लास्ट का ही देखता है। साइकोलॉजिकली सबसे पहले उनका ध्यान जाता है वो डी पे और ए पे जाता है। तो हमें क्या है वो समझता है, इस वजह से बी और सी में ऑप्शन दिया है। तो 2019 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिया है CGPSC ने, वो दिया हुआ है बी और सी को दिया हुआ है, बी और सी को दिया हुआ है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, दोनों में जैसे आप देख सकते हैं कौन है, उसके बाद में जो है वो आपके सी पोर्शन है, उसके पहले बी है, तो सी आपका मोस्ट प्रोबेबली सबसे करेक्ट आंसर हो गया। एंड देन आफ्टर 2019 का चेक करो, तो 2019 का जब हम देखते हैं, सॉरी 2020 का हम जब देखते हैं तो ये है 2020 का, A 18, B 34, C 28 और D कितना हो गया, D हो गया आपका 20। तो मोस्ट प्रोबेबल आपका A ऑप्शन और आपका D ऑप्शन ये B और C के रेस्पेक्ट में कम है। आप किसी भी ईयर का जेई का नीट का और किसी और एग्जामिनेशन का आप ऑप्शन निकाल के देखना, आपको बी और सी जो पोर्शन होगा वो पोर्शन आपको मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ही मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये साइकोलॉजी बोलता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला सोचता है कि ए को तो कोई भी तुक्का लगा देता है, डी में उसका सबसे ज़्यादा फोकस जाता है, सो बी और सी इसमें रह जाता है। तो इस वजह से बी और सी में मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करता है, ऑप्शन चूज़ करके रखता है। तो इस तरह से ये जो तिकड़म है, तिकड़म का और बहुत सारे ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कंटिन्यू मैं देता रहूँगा। फिलहाल ये बेस के लिए मैंने तैयार कर दिया और ये तभी काम करेगा जब आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं भैया एडोगेमी के वीडियोस देख लिया मैंने, रमेश सर का वीडियोस देख लिया, अब आप मुझे समझ में आ जाए और मैं तिकड़म काम कर जाए मेरा, तो आप गलत सोचते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी है, यूट्यूब चैनल में भी है और एप्लीकेशन में भी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। जितने भी लिंक्स है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ,
ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कब चीज़ें प्रीमियम हो जाएगा, कब चीज़ें बदल जाएगा, हम ये आपको नहीं बोल सकते हैं। तो अभी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला है, जो कंटेंट मिला है, आप उसको यूज़ करो और यूज़ करके आगे बढ़ो। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, और आप किस टॉपिक में, कौन सा सब्जेक्ट्स में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, सो दैट कि हमारा टीम उस तरह के कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सके। थैंक यू।